Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa YouTube channel। आज हमारा सेकंड राउंड है फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें हम इसकी सेकंड कैटेगरी को पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच की सेकेंड कैटेगरी, जिसका नाम है ट्रोप्स। फिगर ऑफ स्पीच की फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच की सेकंड कैटेगरी है ट्रोप्स। ट्रोप कहते हैं मुहावरे को। समझ आ रही है? तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होंगी, उन्हें यूज़ करने का मकसद ही लैंग्वेज के थ्रू या बातचीत के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना। समझ आ रही है? इनडायरेक्ट वे में। क्या मतलब? कि इनडायरेक्ट वे में आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना। वो इनडायरेक्ट वे लैंग्वेज है, स्पीच है, कुछ भी है, इनडायरेक्ट वे में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, उसके लिए ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं जो सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? एलेगरी, एलुजन, एनालॉजी, एफोरिज्म, ह्यूमर, आयरनी, मेटाफर, पैराडॉक्स, सैटायर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन। ये इम्पोर्टेंट वो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको आपने पहले बहुत दफ़ा सुना होगा। आज हम इन्हें डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ये हैं क्या। तो चलें शुरू करते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में हमारे पास जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलेगरी। ये जो वर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एलेगरी, इसका मतलब है किसी चीज़ को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करना। समझ आ रही है? कि अलामत के तौर पर किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। कैसे? पढ़ते हैं। द वर्ड एलेगरी कम्स फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स वेल्ड लैंग्वेज। वेल किसको कहते हैं? नकाब को। तो ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ज़बान जिसने नकाब पहना हो। क्या मतलब? मतलब ये, आप कहीं पे कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दो लोगों के साथ बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, मुंह पे नकाब पहना हुआ है, बात अपनी पहुंचा दी आपने, चाहे नकाब पहना हो। तो वही लैंग्वेज को नकाब पहनाया जाता है अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। एलेगरी इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, वेदर दैट बी अ पिक्चर और अ स्टोरी विच गिव्स इट्स मीनिंग थ्रू यूज़ ऑफ सिम्बल्स। कि एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर तस्वीरें या फिर कोई कहानी होती है जो अपना मतलब अलामतों के तौर पर बयान करती है। नहीं समझ आई? कि एलेगरी का मतलब ही ये है चीज़ों को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करना, अपना मतलब, अपना आइडिया बयान करने के लिए। समझ आ रही है? एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। अब एलेगरी की एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर दो स्टोरीज़ हैं, द हेयर एंड द टॉर्टस, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी पहले। इन कहानियों के ज़रिए मॉरल एक बयान किया जाता है, एक आइडिया बयान किया जाता है। और इस कहानी के अंदर जो भी कुछ है, जो भी स्टोरी है, जो भी पिक्चर्स हैं, उनको सिंबल यानी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पहली कहानी का क्या है? मॉरल क्या है? इसके ज़रिए क्या आइडिया बयान किया जाता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यही है ना? यही आपने पढ़ा था। तो ये आइडिया बयान करने के लिए राइटर ने क्या किया? ये लैंग्वेज या स्टोरी को या पिक्चर्स को यूज़ किया सिंबल के तौर पे, अलामत के तौर पे, अपना आइडिया बयान करने के लिए। इसी तरह से ये दूसरी कहानी है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इसके अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं? मॉरल क्या है? ग्रेप्स आर सावर। ये है ना मॉरल। तो ये आइडिया क्या किया राइटर ने? इस आइडिया को बयान किया अपनी इस कहानी के ज़रिए। इसको अलामत के तौर पर उसने यूज़ किया। फॉक्स को अलामत के तौर पर यूज़ किया, ग्रेप्स को अलामत के तौर पर यूज़ किया। समझ आ रही है? यही है एलेगरी। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। क्या मतलब है इसका? ये एक लैटिन वर्ड मेटाफोरा से निकला है, जिसका मतलब है कैरिंग ओवर, मतलब मुंतकिल करना। यही किया जाता है मेटाफर के अंदर, कि किसी एक चीज़ की खूबी को दूसरी चीज़ में मुंतकिल किया जाता है। पढ़ते हैं। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। कि दो ऐसी चीज़ें जो एक जैसी नहीं हैं, उनको कंपेयर किया जाता है,
उनको एक जैसा बनाया जाता है, उनकी खूबियाँ एक दूसरे में मुंतकिल की जाती हैं। विदाउट यूजिंग लाइक और एज, कि हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते फिर भी उनकी खूबियों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। इसी को कहते हैं मेटाफर, कि दो ऐसी चीज़ें जो एक जैसी नहीं हैं उन्हें आपस में मिलाना, कंपेयर करना। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब इसके एग्जाम्पल्स में देखें आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रैंकलिन हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मतलब उसके दिल को सोने के साथ कंपेयर कर दिया है, इनका कंपैरिजन कर दिया है। गोल्ड यानी सोने की खूबी को हार्ट के अंदर मुंतकिल कर दिया है। उसके बाद, ही इज़ अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। मतलब ही यानी उस इंसान को एनसाइक्लोपीडिया के साथ कंपेयर कर दिया है। उसके बाद, मैरिज वॉइस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स। उसकी आवाज़ को मौसीकी के साथ कंपेयर कर दिया है। यू आर माई सनशाइन, उस आदमी को या उस इंसान को सनशाइन के साथ कंपेयर कर दिया है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, दुनिया को स्टेज के साथ कंपेयर कर दिया है। समझ आ रही है? इसी को कहते हैं मेटाफर, कि ये कंपेयर करता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। इनको इस्तेमाल किए बगैर कंपैरिजन होता है। समझ आ रही है? इसी को कहते हैं हम मेटाफर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ही होता है तशबीह देना, दो चीज़ों को आपस में तशबीह देना। क्या मतलब? A simile is a figure of speech that compares two different things in an interesting way using the word like or as. मेटाफर में हमने क्या पढ़ा था? कंपेयर करते हैं लेकिन ये दो वर्ड यूज़ नहीं करते। सिमिली और मेटाफर में बस यही डिफरेंस है। दोनों में तशबीह तो दी जाती है, एक में हम लाइक और एज यूज़ नहीं करते और एक में हम लाइक और एज यूज़ करते हैं। जिसमें करते हैं वो है सिमिली और जिसमें नहीं करते वो है मेटाफर। अब सिमिली के एग्जाम्पल्स देखें आप। फर्स्ट एग्जाम्पल, स्काउट वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। समझ आ रही है? स्काउट कहते हैं मुहाफिज को, तो वो उतना बहादुर था जितना कोई शेर हो। तो कंपेयर किया है दो चीज़ों को, इस्तेमाल किया है वर्ड एज। समझ आ गई कि एज इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ों को आपस में तशबीह दी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई डॉग इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स। तो दो चीज़ों को कंपेयर किया है, कुत्ते को गंदी जुराबों के साथ कंपेयर किया है, वर्ड इस्तेमाल किया है एज। समझ आ रही है? ये है सिमिली, कि दो एज और लाइक इस्तेमाल करते हुए तशबीह देना, दो चीज़ों को कंपेयर करना सिमिली है। और अगर लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, उसे कहेंगे मेटाफर। समझ आ गई ये चीज़? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है अलूजन। इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है रेफरेंस, यानी किसी चीज़ का इशारा देना। समझ आ रही है? इसी को हम कहते हैं अलूजन। ये आई वाला नहीं, ए वाला है अलूजन। अलूजन इज व्हेन अ पीस ऑफ राइटिंग ट्राइज टू हिंट एट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, लिटरेचर और आर्ट। मतलब कि अपनी लैंग्वेज के अंदर या अपनी स्पीच के अंदर किसी चीज़ की तरफ इशारा देना, अपनी बात समझाने के लिए। समझ आ रही है? इसका अलूजन का मतलब ही इशारा होता है, कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना अपनी बात को समझाने के लिए। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं। अब अलूजन की एग्जाम्पल देखें आप। इज़ देयर एन आइंस्टाइन इन योर फिज़िक्स क्लास? तो फिज़िक्स क्लास के अंदर कोई आइंस्टाइन है क्या? रियल में कोई आइंस्टाइन उसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद आ सकता है? लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया ये कहने के लिए कि कोई ज़हीन इंसान है तुम्हारी क्लास में, फिज़िक्स की क्लास में। समझ आ रही है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यही है अलूजन, कि किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी भी वर्क को इशारे के तौर पर इस्तेमाल करना अपनी बात समझाने के लिए।
उसके बाद इफ़ आई एम नॉट होम बाय मिडनाइट माय कार माइट टर्न इनटू अ पंपकिन। अब सिंड्रेला आपने कहानी सुनी होगी या मूवी भी देखी होगी, तो उसमें उसकी बग्गी जो है वो पंपकिन बन जाती है। तो अब इसको इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी बात समझाने के लिए। यही है एलुजन, कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना अपनी बात को समझाने के लिए। समझ आ गई है? अब हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एनालॉजी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी, बराबरी। समझ आ रही है? इसका मतलब है बराबरी। अ कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड एन अनदर टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। कि दो चीज़ों के अंदर मुशाबहत पैदा करना सिर्फ उन्हें समझाने के लिए। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि ये जानवर है, फिर मैं कहूँ कि ये इंसान है, तो दो चीज़ें उनमें बराबरी पैदा कर दी, उनको बराबरी में रखा समझाने के लिए कि ये जानवर है इंसान से मुख्तलिफ है और ये इंसान है जानवर से मुख्तलिफ है। समझ आ रही है? यही है एनालॉजी, कि दो चीज़ों को प्रपोर्शन में रखना, वन और वन। समझ आ रही है? उस चीज़ों को समझाने के लिए किस तरह से एग्जाम्पल में देखते हैं। अब जिस तरह इसकी एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मुशाबहत दी है लड़के को लड़की से, आदमी को औरत से, मतलब बॉय को प्रोपोर्शन में रखा है गर्ल के, मैन को प्रोपोर्शन में रखा है विमेन के, स्वॉर्ड को प्रोपोर्शन में रखा है वॉरियर के, और पेन को प्रोपोर्शन में रखा है राइटर के। यही है एनालॉजी, कि दो चीज़ों को बराबरी में रखना, उस चीज़ को, एक चीज़ को या दूसरी को समझाने के लिए, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, उसकी वजाहत के लिए। यही है एनालॉजी। अब हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एफोरिज्म। किसे कहते हैं एफोरिज्म? इस वर्ड का मतलब है कहावत। समझ आ रही है? या अक़वाले ज़री आपने उर्दू में लफ्ज़ पढ़ा होगा, उसे कहते हैं एफोरिज्म। A short clever saying that is intended to express a general truth। कि ऐसे अल्फाज, ऐसी saying जिसका मकसद होता है हक़ाइक़ को बयान करना। समझ आ रही है? उसे ही हम कहावत कहते हैं, जो लोग किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं सच्चाई को बयान करने के लिए। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं। अब एफोरिज्म की एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फर्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस इज़ द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक्स। मतलब हर कोई अपने जो भी गलतियां होता है उसको किस चीज़ का नाम देते हैं? तजर्बे का। ये है कहावत, सेइंग। समझ आ रही है? फिर इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर ये टूट ना जाए तो उसे जोड़ो मत। लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। फैशन इज़ मेड टू बी अनफैशनेबल। आ गई समझ? ये कहावतें हैं, ऐसी सेइंग्स, ऐसी बातें जो सच्चाई को बयान करने के लिए की जाती हैं। समझ आ रही है? उसे ही हम एफोरिज्म कहते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ह्यूमर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बॉडी फ्लूइड, यानी कि जिस्म के मवाद। ग्रीक ज़माने में एक थ्योरी पेश की गई थी जिसका नाम था ह्यूमरिज्म। इसके अंदर ये पढ़ाया जाता था कि किस तरह से इंसान के जिस्म के मवाद का बैलेंस होना ज़रूरी है इंसान को सेहतमंद रखने के लिए। समझ आ रही है? उसी से ये वर्ड आया है ह्यूमर। इसका मतलब है मजाक, तंज करना। समझ आ रही है? मजाक उड़ाना। समझ आ रही है? उसे ही हम कहते हैं ह्यूमर। ह्यूमर इज़ द टेंडेंसी ऑफ एक्सपीरियंस टू प्रोवोक लाफ्टर एंड प्रोवाइड अम्यूज़मेंट। कि खुश करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए ह्यूमर को लिटरेरी लैंग्वेज में या राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रही है? इस वर्ड का मतलब ही है तंज करना या मजाक उड़ाना। आ गई है समझ? किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्क्रीन पे आपको ह्यूमर की दो एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन है एड, शैम्पू की एड है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि शैम्पू यूज़ करने से पहले इस शेर की क्या हालत थी और बाद में क्या हालत थी। तो ये दिखाने का मकसद हमें हंसाना ही है ना, ह्यूमरिस्टिक मकसद है ना। ह्यूमर मतलब मजाक उड़ाना। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखें, पेशेंट। द प्रॉब्लम इज़ दैट ओबेसिटी रन्स इन आवर फैमिली। डॉक्टर, नो, द प्रॉब्लम इज़ दैट नो वन रन्स इन योर फैमिली।
समझ आ रही है? इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं राइटिंग में। स्पीकर यूज़ करता है या राइटर यूज़ करता है ऑडियंस को हंसाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। समझ आ रही है? इसे ही हम ह्यूमर कहते हैं। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फेंट इग्नोरेंस, यानी कि बेइल्मी। समझ आ रही है क्या मतलब है? फेंट इग्नोरेंस, बेइल्मी। Irony is a literary technique or event in which what on the surface appears to be the case or to be expected differs radically from what is actually the case. यानी कि जो बात कही जा रही होती है और जो उसका असल मतलब होता है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्या मतलब कि जो सतह पर जो बात मुंह से निकल रही होती है और जो उसका पीछे का मतलब होता है, दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब स्क्रीन पर आपको दो एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, अब ये तस्वीर है, इसमें लिखा हुआ है परफेक्शन। समझ आ रही है? परफेक्शन किसको कहते हैं? जो हर चीज़ में बेहतरीन हो। और यहाँ पर आपको ये तस्वीर बीच में से टूटी हुई, मतलब ये जो जगह है टूटी हुई नज़र आ रही है। तो मतलब जो लिखा हुआ है और जो चीज़ असल में है, दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव सच ए टाइनी लिटल लैप डॉग। कि मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा गोद में बिठाने वाला कुत्ता है। अब इस कुत्ते को आप देखें, क्या ये छोटा है? नहीं, इतना बड़ा कुत्ता है, लेकिन उसने उसे टाइनी लिटिल लैप डॉग कहा है। इसे ही कहते हैं आयरॉनिकल रिमार्क्स, कि आप कह क्या रहे हैं और उसके पीछे का मतलब क्या है। समझ आ गई है आपको? हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डिसएम्बिगुएशन, यानी कि उल्टी बात, नाकारा बात, ऐसी बात जिसको जो समझ में ही ना आए कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसको कहते हैं हम पैराडॉक्स। A situation or statement that seems impossible or is difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics. कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई बात जो समझी ना जा सके कि क्या जो कहने वाला है, जो स्पीकर है या राइटर है, क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब क्या है, नहीं समझ आ रही। कि कोई उल्टी बात कह दे, ऐसी बात जिसको आप सुने तो आप कहें ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। चलें एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। अब स्क्रीन पर आपको दो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स या एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं। पहली वाली है, अब इस तस्वीर में ये कार्टून सा कह रहा है माई नोज विल ग्रो नाउ। समझ आई? कि वो कह रहा है कि मेरी नाक अब लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नहीं समझ आई कि ये बात कैसे हो सकती है? क्या नाक लंबी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसे ही कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। कि आप सुने तो आपको लगे कि ये क्या फजूल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। सेकंड एग्जाम्पल, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। मतलब सीरियसली, ऐसी स्टेटमेंट जो सुनने वाले को लगे कि ये कैसी बात है, क्या उल्टी बात कह रहा है ये। इसे ही कहते हैं हम पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, जो सुन के एक दफ़ा सुनने वाले को लगे कि ये ऐसी बात समझ से बाहर है, इस पे यकीन करना नामुमकिन है। कैसे मैं इस पे यकीन करूं, कैसे समझूं। तो ऐसी उल्टी बातें जो की जाती हैं उन्हें कहते हैं हम पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स या पैराडॉक्स। आ गई समझ? हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सैटायर। आपने ये वर्ड पहले बहुत दफ़ा सुना होगा। इसका मतलब है तंज। तंजिया लहजे पहले आपने काफ़ी दफ़ा लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। तो पढ़ते हैं कि क्या मतलब है तंज का। सटायर इज़ अ लिटरेरी डिवाइस फॉर द आर्टफुल रेडिक्यूल, मतलब मजाक उड़ाने के लिए, ऑफ अ फॉली, किसी हमाकत पे मजाक उड़ाने के लिए, और वॉइस या किसी बुराई पे मजाक उड़ाने के लिए यूज़ की जाती है। एज अ मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग, उसे बेनकाब करने के लिए, और करेक्टिंग या उसे सुधारने के लिए। क्या मतलब? तंज हम तभी करते हैं ना जब हमें लग रहा हो कि किसी पर्सन ने कोई हमाकत की है या कोई बुराई है, तो उस पे हम तंज करते हैं, उससे सुधारने के लिए या फिर उसे बेनकाब करने के लिए। उसे ही हम कहते हैं सैटायर, यानी कि तंज। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं हम।
अब आपको यहाँ पर सटायर की एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ओबामा नेवर ड्रू क्राउड्स लाइक दिस, कि ओबामा जब भी तकरीर करने आता था तो इतना हजूम इकट्ठा नहीं होता था। तो हजूम क्या कह रहा है कि हम आपके लिए नहीं आए, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़, आपके हक़ में नहीं खड़े, आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं तंजिया स्टेटमेंट्स। समझ आ रही है कि तंजिया बातें। सेकंड एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे चाइना में किस तरह से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इंडिया में किस तरह से पढ़ रहे हैं और अमेरिका में किस तरह से पढ़ रहे हैं। समझ आई है? इसे कहते हैं हम, ये तंजिया अंदाज में कहा गया है कि अमेरिका में किस तरह से स्टूडेंट पढ़ते हैं। समझ आई है? इसे ही कहते हैं हम सैटायर, किसी का मजाक उड़ाना, तंज करना। आ गई समझ? अब हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। क्या मतलब है इसका? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, इसका मतलब है जानदार फर्ज करना। क्या करना? जानदार फर्ज करना। क्या मतलब? Personification is the attribution of human nature or character to animals, inanimate objects or abstract notions। यानी कि बेजान चीज़ों को जानदार की खसूसियात देना, इसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब हम पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड। पत्ते डांस यानी नाच रहे हैं। अब ये पत्ते बेजान है ना, उनको हमने नाचना मतलब जानदार खसूसियत दे दी। उसके बाद है द एंग्री सोर वॉज विजिबल, मतलब कि ये जो ज़ख्म है ये गुस्से हो रहा है। जानदार खसूसियत दे दी हमने बेजान चीज़ को। माई हार्ट वॉज कंपीटिंग विद माई हेड, मतलब मुकाबला कर रहा है। द सन इज स्माइलिंग, द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग, मतलब हमने बेजान चीज़ों को जानदार खसूसियत दे दी। इसे ही कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है तजाद होना। क्या होना? तजाद होना, यानी मुखालफत होना। is a type of figurative language which involves the use of two words which appear to contradict one another but when used together make a true and sometimes positive statement। मतलब ऐसे अल्फाज या ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के मुखालिफ, लेकिन जब वो साथ होती हैं तो फिर एक सेंस बना देती हैं, मतलब कि उनका एक मीनिंग बन जाता है, लेकिन वो होती एक दूसरे के मुखालिफ हैं, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही मुखालफत या तजाद होना होता है। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं ऑक्सीमोरन की। फर्स्ट वन, प्लास्टिक ग्लासेस, एस्केप्ड प्रिजनर, डेलिब्रेट मिस्टेक, यानी कि सोची समझी गलती। एस्केप्ड बचा हुआ कैदी, प्लास्टिक के गिलास, मतलब गिलास भी, गिलास शीशा और प्लास्टिक, उसके बाद बचा हुआ कैदी, उसके बाद डेलिब्रेट सोची समझी, मिस्टेक गलती। साइलेंट स्क्रीम, मतलब खामोश चीख, ओल्ड न्यूज़, बिटर स्वीट। ये सारी एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन की। दोनों अल्फाज जो साथ इस्तेमाल किए गए हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तजाद हैं, लेकिन उनको साथ इस्तेमाल करने से एक पॉजिटिव, एक अच्छी स्टेटमेंट बन रही है। अच्छे अल्फाज जिनका प्रॉपर मतलब है, सेंस बना रहे हैं वो, इसी को हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। समझ आ गई है आपको? तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।